रीबर्थ ऑफ माई ड्रीम एंजल एपिसोड 9 बेंगलुरु इंडिया। अगला दिन रूमी अधृत को ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में पहुंची पर उसे अधृत कहीं भी नहीं दिखा। वो खुद से बोली, ये चौहान साहब मेरी नजरों से गायब होने के लिए कुछ भी करते हैं क्या? कब से ढूंढ रही हूं, दिख ही नहीं रहे हैं। बोलते हुए वो जैसे वहां से जाने को हुई कि तभी उसके कदम रुक गए। रूमी ने एक बार मुड़कर स्टडी टेबल के पास एक छोटे से टेबल की तरफ देखा जिसका ड्रॉअर खुला हुआ था। अनजाने में उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। रूमी ने वो ड्रॉअर पूरा खोला, उसमें एक फोटो फ्रेम थी। रूमी ने वो फोटो उठा ली। वो गौर से उस फोटो को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, रणविजय चौहान और उनकी वाइफ राधिका गोस्वामी की तस्वीर है। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से मुड़कर देव को देखा जो कि दरवाजे पर खड़े थे। रूमी धीरे से बोली, इसका मतलब यही है चौहान साहब के पेरेंट्स। मानना पड़ेगा, देव अंकल, रणविजय अंकल को देखकर ऐसा लगता है जैसे चौहान साहब का ही एक वर्जन है। मतलब देव बीच में ही बोल पड़ा, अधृत बिल्कुल रणविजय पर गया है। कह सकते हैं कि वे दोनों एक जैसे हैं। उनकी आंखों से लेकर उनके जज्बात, प्यार करने का तरीका और बदला लेने का तरीका भी। रूमी ने मुस्कुराते हुए फोटो वापस अपनी जगह पर रख दी। वो अधृत की चीजों को ऐसे नहीं छोड़ने वाली थी। देव कुछ पल रुककर बोले, कोई सवाल है तुम्हारे दिमाग में? रूमी उन्हें देखकर बोली, सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब कहाँ मिलेंगे? बात तो ये है ना। देव गहरी सांस लेकर बोले, लाइब्रेरी में चलो, फुर्सत से बात करेंगे। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। इसी के साथ वो देव के साथ सीधे लाइब्रेरी में चली गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। देव रूमी को देखकर बोले, रणविजय और मैं बचपन के दोस्त थे। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, तब तो बहुत खास होगा ना सब कुछ। बचपन की दोस्ती होती बड़ी खास है। मेरा कोई है नहीं, पर पता है मुझे। देव हल्का सा मुस्कुराकर बोले, हाँ, बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही खास थी वो दोस्ती। सब कुछ थी मेरे लिए भी और रणविजय के लिए भी। राधिका गोस्वामी, डॉक्टर राधिका गोस्वामी, रणविजय चौहान की पहली और आखिरी मोहब्बत। रूमी अपनी क्यूरियस नजरों से देव को देख रही थी। वो आगे की कहानी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। देव उसे देखते हुए बोले, राधिका गोस्वामी, जिसे मैं अपनी अच्छी दोस्त और अपनी भाभी मानता था, बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करती थी, जैसे रणविजय करता था। रणविजय को उससे प्यार हो चुका था, लेकिन उस वक्त राधिका की शादी किसी और से होने वाली थी। रूमी हैरानी से बोली, ओ माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट। देव हल्का सा हंसकर बोले, बहुत बड़ा ट्विस्ट। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रणविजय चौहान ने शादी वाले दिन राधिका गोस्वामी को भगाकर उससे शादी कर ली। रूमी अचानक से बोली, पर राधिका आंटी की शादी किससे होने वाली थी? था कौन वो जो रणविजय चौहान को टक्कर देने के बारे में सोच रहा था? देव कुछ पल रुक कर बोले, श्लोक चोपड़ा। ये सुनते ही रूमी की लवेंडर ब्लू आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या बोले। श्लोक चोपड़ा यानी कि केशव चोपड़ा का छोटा भाई, उसका ट्विन ब्रदर। वो एक वक्त पर राधिका गोस्वामी का मंगेतर रह चुका था। रूमी धीरे से बोली, ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। श्लोक चोपड़ा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व्ड है। इसी वजह से क्या ये बदले वाली चीज मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है मतलब? देव बीच में बोले, तुम्हारा दिमाग सही दिशा में जा रहा है रूमी। तुम जो भी सोच रही हो, सही सोच रही हो। शादी के बाद राधिका और रणविजय की जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदली। राधिका रणविजय को अपना पति नहीं मानना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे प्यार कर बैठी और उनके प्यार की पहली निशानी थी अधृत चौहान। रूमी धीरे से बोली, चौहान साहब। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। देव इससे आगे उसे कुछ बता पाते कि तभी एकदम से रूमी का फोन बजा। उसने देखा उसके फोन पर चौहान साहब फ्लैश हो रहा था। रूमी ने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से अधृत बोला, माशुका, तुम आर्ट गैलरी आ रही हो। एक गाड़ी भेजी है मैंने, चुपचाप बैठकर यहाँ पर आ जाओ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रूमी अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, देव अंकल, चौहान साहब ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। देव मुस्कुराते हुए बोले, तुम जाओ, कहानी बड़ी लंबी है। धीरे धीरे करके टुकड़ों में सुन लेना, अच्छा लगेगा। रूमी खड़ी होकर बोली, कहानी लंबी है पर इंतजार बड़ा छोटा पड़ रहा है। मैं बता नहीं सकती अपने चौहान साहब की जिंदगी का वो हिस्सा जानने के लिए मैं कितनी डेस्परेट हूँ, जो हिस्सा उन्हें आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर गया है। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई।
उसके जाते ही देव खुद से बोले, रणविजय चौहान, तुम्हारे बेटे को वैसी लड़की मिली है जैसी उसकी जरूरत थी। रूमी खान अधृत चौहान की सबसे बड़ी जरूरत है। ये बात उसके दुश्मन न जाने तो भी अच्छा है, वरना रूमी खान को अधृत चौहान से दूर करने की इतनी कोशिश होगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रूमी गैलरी में पहुंची और रिसेप्शनिस्ट उससे बोली, मैडम, चौहान साहब अपने केबिन में हैं? रूमी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, बोलकर तुरंत उसके केबिन में चली गई। केबिन में पहुंचते ही रूमी धीरे से बोली, चौहान, आई मीन अधृत। रूमी चारों तरफ देख रही थी, पर उसे अधृत कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से एकदम से घुमाया। रूमी का हाथ सीधे अधृत के सीने से जा लगा। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अधृत उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, कुछ याद आया तुम्हें, माशूका? आज बहुत खास दिन है। रूमी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, खास दिन? आज कौन सा खास दिन है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अभी वो ये बोल ही रही थी कि तभी अधृत ने उसे अपने और भी ज्यादा करीब खींचा। अब उन दोनों के चेहरे इतने करीब आ चुके थे कि अगर अधृत हल्का सा सिर और झुकाता तो उनके होंठ आपस में टकरा जाते। अधृत रूमी की लवेंडर ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, हैप्पी 21st बर्थडे, माशूका। अधृत की बात सुनकर रूमी बस चुपचाप उसे देखते रह गई। उसे याद ही नहीं था कि उसका बर्थडे था। वो अपना बर्थडे याद भी नहीं रखती थी क्योंकि उसके बर्थडे के दिन बहुत कुछ हुआ था। किडनैपिंग से लेकर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। हाँ, रूमी मानती थी कि उसकी जिंदगी जो बदली थी, उसके जिंदगी में अधृत आया था। वो खुश थी इस बात से, पर जिंदगी बदली थी और वो टन रूमी की मर्जी से नहीं आया था। अधृत उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, दुनिया में वापस आ सकती हो माशूका, जिन भी ख्यालों में खोई हुई हो, वहां से बाहर निकलने का क्या लोगी तुम? रूमी एकदम से होश में आकर बोली, कुछ नहीं, मैं बस कहीं खो गई थी। अधृत चुपचाप उसे बालकनी की तरफ ले गया। उसने रूमी को नीचे उतारा और अब जाकर के रूमी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। ये बालकनी उसके केबिन से अटैच थी और यहाँ से सामने एक लेक दिखता था, जो नजारा देखने में बड़ा खूबसूरत था। रूमी धीरे से बोली, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? अधृत पीछे से उसके कान में बोला। अधृत चौहान अपनी माशूका के पैदा होने का दिन कैसे भूल सकते हैं? वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब उसकी आशिकी ने इस दुनिया में अपने आने की खबर दी थी, जब तुम इस दुनिया में आई थी। उसकी बात सुनकर रूमी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो एकदम से अधृत की तरफ मुड़कर बोली, संभल कर रहिए, बड़े एक्सप्रेसिव हो चुके हैं। अगर अपने जज्बातों को इस कदर बयां करने लगेंगे तो फिर कोई आपके इन्हीं जज्बातों का फायदा उठा लेगा। अधृत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, उस पल का तो इंतजार है, माशूका। मानो या ना मानो, अधृत को खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। और जब कोई अधृत चौहान को कमजोर समझकर उस पर वार करता है और फिर बुरी तरीके से फंसता है, वो नजारा ऐसा होता है जैसे जलती हुई आग में घी डालना। रूमी धीरे से बोली, कैसे शौक पाल रखे हैं तुमने? मतलब कोई इतनी दूर की कैसे सोच सकता है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुमने तो बहुत दूर की सोची हुई है। अधृत उसकी गर्दन पर हाथ रखकर बोला, अधृत चौहान दूर की सोचता है, तभी तो वक्त मेरे काबू में है। वक्त के साथ जंग लड़कर वक्त को मैंने अपनी मुट्ठी में भरा है। माशूका, अब अगर वक्त मेरे हाथ से छूटा तो फिर जंग बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वक्त हाथ से छूटे ना, इसके लिए आगे का सोचना और आगे का फैसला लेना जरूरी है। रूमी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कभी मेरे बारे में भी सोच लेना। उसकी बात का अधृत ने कोई जवाब नहीं दिया। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। आरुष इस वक्त एक बेकरी आया हुआ था, क्योंकि उसे रूमी के लिए बर्थडे केक लेना था। आरुष पूरी बेकरी में कोई ऐसा केक ढूंढ रहा था जो कि रूमी के लिए अच्छा हो। वो जानता था कि रूमी को क्या चीज पसंद आती है और वो उसी हिसाब से कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरुष खुद से बोला, इतनी बड़ी बेकरी में कोई ढंग का केक नहीं है, सबके सब बकवास है। तभी पीछे से आवाज आई, सर आपको कैसा केक चाहिए? ये सुनते ही आरुष ने एकदम से मुड़कर अपने सामने खड़ी खुशी को देखा। खुशी उसको देखते ही 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। आरुष कुछ पल रुक कर बोला, तुम? खुशी एकदम से खुद को संभाल कर बोली, सर क्या चाहिए आपको? कैसा केक लेंगे आप? आरुष एकदम से होश में आकर बोला, आई विल एक्सप्लेन यू, पर यहाँ पर जो भी केक है मुझे पसंद नहीं आया। खुशी कुछ पल रुक कर बोली, आप चलिए मेरे साथ, बोलकर वो एक तरफ बढ़ गई। आरुष बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दिया।
अगले आधे घंटे के अंदर उसके डिमांड का केक बनकर रेडी था, जैसा उसे चाहिए था, स्पेशली रूमी के लिए। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, ये बेस्ट है, कुछ ऐसे ही चाहिए था और फाइनली ऐसा मिल गया। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, आपने मुझे पहले बता दिया होता। तभी आरुष बोला, तुम बेकरी में जॉब करने लगी, तुम तो। खुशी बीच में बोली, आप जैसे लोग अगर किसी की जिंदगी में घुसे चले आएंगे तो फिर काम बदलना पड़ता है सर। आरुष कुछ पल रुक कर बोला, तुम खुद यहाँ पर घसीटी गई हो और घसीटने वाला मैं नहीं था, कोई और था। वेल थैंक यू। बोलकर वो केक लेकर तुरंत वहां से निकल गया। बाहर आकर आरुष ने एक बार मुड़कर फिर से बेकरी की तरफ देखा। उसे अंदर खुशी दिख रही थी, जो कि अपना काम कर रही थी। वो खुद से बोला, लगता है किस्मत कुछ और ही चाहती है, तभी तो तुम एक बार मेरी आंखों के सामने फिर से आ गई। मैंने तो सोचा था कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा, पर अब आना पड़ेगा। बोलकर वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वामिका, कविश और श्लोक वो तीनों डिनर कर रहे थे। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वामिका बहुत शांति थी, उसने किसी से बात नहीं की थी, बस एक बार उसने अधृत को कॉल किया था और उसके बाद उसका एक ब्रेकडाउन हुआ था, जिसके बाद से वो शांति थी। और इसके बारे में श्लोक या फिर कविश को पता नहीं था, क्योंकि वामिका ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। कविश वामिका को देखकर बोला, वामिका, मैंने डिसाइड किया है कि तुम यहां से जाओगी। ये सुनते ही वामिका एकदम से कविश को देखने लगी और बोली, वॉट यू मीन? मैं नहीं जाऊंगी पापा, कहाँ भेजना चाहते हैं आप मुझे? कविश कुछ पल रुककर बोला, इंडिया से बाहर, तुम जर्मनी जाओगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये सुनते ही वामिका ने एकदम से श्लोक को देखा और वो खड़ी होकर बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली पापा, चौहान साहब यहाँ पर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी उन्हें छोड़कर। कविश गहरी सांस लेकर बोला, जिस चौहान साहब की तुम बात कर रही हो, उसी चौहान साहब ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है मुझे परेशान करने के लिए, तो फिर ये नाटक मत करो वामिका और मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। बोलकर वो गुस्से में वहां से चला गया। श्लोक अभी भी आराम से खाना खा रहा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वामिका एकदम से श्लोक को देखकर बोली, चाचू डू समथिंग। श्लोक बीच में ही बोला, किसने तुम्हें ये बोला कि तुम्हें अधृत चौहान नहीं मिलेगा? ये सुनते वामिका एकदम से शांत हो गई और वो तुरंत वहां बैठ गई। श्लोक वामिका के गाल पर हाथ रखकर बोला, बच्चे बिलीव मी, मिलेगा, बस इतना समझ लो कि तुम्हें तुम्हारे पापा की नजरों से गायब होना है। वामिका कुछ पल रुक कर बोली, मतलब? श्लोक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वेरी सिंपल, मेरे भाई को लगेगा कि वो तुम्हें जर्मनी भेज रहा, लेकिन तुम जर्मनी नहीं जाओगी, बल्कि तुम बेंगलुरु से थोड़ा दूर रहोगी और कुछ नहीं, पर यहीं पर रहोगी, तुम कर्नाटक से बाहर नहीं जा रही। वामिका एकदम से मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। बोलकर एकदम से श्लोक के सीने से लग गई। श्लोक ने मुस्कुराते हुए वामिका के सर पर किस किया और मन में बोला, एक तीर से कई निशाने लगाने की आदत है मेरी। वामिका भी खुश होगी और अधृत चौहान अपनी मोहब्बत से भी दूर होगा। बड़ा आशिक बनने का शौक चढ़ा है उससे, बिल्कुल रणविजय चौहान जैसा, सारी आशिकी निकलेगी, देखना अधृत चौहान, तेरी आशिकी की धज्जियां मैं तेरी आंखों के सामने कैसे उड़ाता हूं। इधर चौहान विला में रूमी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने डार्क ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और ये स्पेशल था क्योंकि ये अधृत उसके लिए लेकर आया था, बस थोड़ी देर पहले ही लेकर आया था। उस मिरर में रूमी खुद को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे चौहान साहब की पसंद दुनिया से हटकर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चौहान साहब की पसंद इतनी अच्छी होगी। बोलकर उसने इयररिंग्स पहने और फिर अपने बालों को खुला छोड़कर वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। रूमी जैसे ही नीचे गई, अचानक से उसके ऊपर फूल गिरने लगे। उसने एक बार ऊपर देखा और फिर सामने देखा। सामने अधृत को छोड़कर सभी लोग थे और वहां पर ऋषभ की गर्लफ्रेंड श्रेया भी आई थी। रूमी पहली बार श्रेया को देख रही थी अपने सामने, लेकिन उसने श्रेया की फोटो ऋषभ के पास कई बार देखी थी। आरुष रूमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे। आफ्टर ऑल मेरी इकलौती दोस्त का बर्थडे है, बहुत स्पेशल है। तभी पार्थ उसे देखकर बोला, इकलौती दोस्त? आरुष आई रोल करते हुए बोला, अपनी बकवास मत करना। ये सुनते ही रूमी को हंसी आ गई। वो चारों तरफ देखते हुए बोली, मेरे चौहान साहब कहाँ पर है? रोनित कुछ पल रुक कर बोला, रूमी बच्चे, वो अभी तक आया नहीं है। ये सुनते ही रूमी की स्माइल एकदम से फीकी पड़ गई, उसकी चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो चुकी थी। रूमी धीमी सी आवाज में बोली,
अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे ड्रेस देकर गए थे, तो फिर कहाँ चले गए इतनी देर में वो? रोनित कुछ पल ठहर कर बोला, रूमी बस थोड़ी देर पहले एक कॉल आया और वो चला गया यहाँ से, मुझे नहीं पता बताकर नहीं गया, एंड किसी को भी नहीं बताया उसने। रूमी ने एक बार वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 11 बजे बज रहे थे, बस 1 घंटा बचा था उसका बर्थडे वाला दिन खत्म होने में और अद्रित इस वक्त यहाँ पर था ही नहीं। ऋषभ अचानक से बोला, सीरियसली शक्ल तो ये ऐसे बना रही है जैसे हम सब इसके लिए मैटर ही नहीं करते। इतने लोग हैं तुम्हारे पास, तुम्हें उसकी कदर नहीं है, एक जो नहीं है तुम उसके लिए परेशान हो रही हो। रूमी उसे देखकर बोली, अगर तुम्हारे बर्थडे पर सब हो और श्रेया ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनते ही ऋषभ की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने एक बार श्रेया को देखा और दूसरी तरफ देखने लगा। श्रेया उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके, वो थोड़ी अपसेट है। इधर देव रूमी को देखते हुए बोले, केक कट कर ले, आरुष बहुत मन से लेकर आया है। रूमी एकदम से मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं, आरुष केक लेकर आए हो पिछले साल जैसा? आरुष बीच में बोला, अरे इस बार तो मैं पिछले साल वाले केक को भी फेल कर दिया है, बहुत स्पेशल है, मैं लेकर आता हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते एक बार फिर से रूमी की स्माइल फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अपने चक्कर में सबका मूड नहीं खराब कर सकती थी जो उसके बर्थडे के लिए यहाँ पर उसके साथ मौजूद थे। थोड़ी देर बाद आरुष केक लेकर आ चुका था। रूमी ने मुस्कुराते हुए केक कट किया और उसने सबसे पहले वो केक आरुष को खिलाया। सबको केक खिलाने के बाद वो अचानक से बोली, एक्चुअली मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। पार्थ एक नजर जाती हुई रूमी को देखकर बोला, ये नवाबों की शहर वाली सबको पागल समझती है क्या? ऋषभ सोफे पर बैठकर बोला, हो सकता है पागल समझती हो, तभी तो इसे ये लगता कि हमें समझ में नहीं आएगा कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर दिमाग में। आरुष धीरे से बोला, दिल में, बोलकर वो वहीं बैठ गया और उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। पार्थ उसे देखते हुए बोला, तुझे क्या हुआ, तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा जैसे तेरी दुनिया उजड़ गई? आरुष चीखते हुए बोला, दिमाग खराब होता है मेरा, कहने को अद्रित चौहान मेरा सगा भाई है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा है क्यों। यार बर्थडे था उसका, क्या हो जाता अगर वो पूरे दिन यहाँ पर रह जाते तो? 24 घंटे अपनी मोहब्बत को नहीं दे सकते, पता नहीं कैसा भाई है मेरा। उसकी बात पर कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। इधर रूमी अपने कमरे में गई और उसने एक बार अपना फोन चेक किया तो सीधे अद्रित का नंबर खोला और फिर कुछ सोचते हुए कॉल लगा दिया। रिंग जाते ही कॉल रिसीव भी हुई और दूसरी तरफ से एकदम से बंदूक चलने की आवाज आई। रूमी धीरे से बोली, अद्रित। उसके बोलने पर दूसरे तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रूमी फिर से बोली, अद्रित तुम हो ना कॉल पर? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज अगर हाँ तो रिप्लाई दो ना। मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि एक बार फिर से दूसरी तरफ से इस बार किसी को चिल्लाने की आवाज आ रही थी और साथ में कई तरीके की बंदूकें चल रही थी लगातार। रूमी एकदम से बेड से खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो खुद से बोली, नहीं मैं जानती हूँ, तुम कॉल पर नहीं हो, तुम्हारा कॉल किसी और ने ही उठाया है, मैं जानती हूँ कौन है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, तुम्हारा अद्रित चौहान मरने वाला है, बचाना चाहती हो? ये सुनते ही रूमी वापस बेड पर बैठ गई, पर उसने कुछ बोला नहीं। तभी दूसरी तरफ से एक बार फिर से आवाज आई, एड्रेस भेज रहा हूँ, चाहे तो आ सकती हो। इसी के साथ कॉल कट हो गया। रूमी अभी भी सामने देख रही थी। उसकी लवेंडर ब्लू आंखों में कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। तभी एक बार फिर से उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रूमी ने एक बार अपना फोन चेक किया, एक जगह का एड्रेस था। वो खुद से बोली, साजिश करने वाले को ये नहीं पता कि अद्रित चौहान को तो हर वक्त से आगे रहने की आदत है, पर मुझे जाना है। मेरी फिक्र अद्रित चौहान के वक्त से रहने की आदत को भी नहीं समझेगी। बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई और फिर सीधे अपने बेडरूम के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई, जो कि पीछे की तरफ था। करीब आधे घंटे बाद रूमी उस एड्रेस पर पहुंच चुकी थी, जिसका एड्रेस अद्रित के फोन से उसको आया था। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। रूमी सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जहां पर कई सारी चीज ऐसे ही पड़ी हुई थी, टूटी फूटी, और ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी। रूमी जैसे ही सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंची, वहां जाते ही उसके कदम रुक गए। सामने अद्रित खड़ा था। इस वक्त अद्रित के हाथ से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी, साथ ही दूसरे हाथ में बंदूक थी।
उसके होठों के किनारे पर खून के निशान थे, उसके बाल फोरहेड पर आ रहे थे और इस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हैवान हो, जैसे किसी कातिल को खुला छोड़ दिया गया हो, कत्ल करने के लिए। तभी अचानक एक आदमी अद्रित के सामने आया। अद्रित ने बिना रुके उसे रॉड से उसके सर पर दे मारा। उस आदमी का सर बुरी तरह फट गया। ये देखते ही रूमी के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। अद्रित के कदम कुछ पल के लिए रुके जरूर, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर रूमी की तरफ नहीं देखा। वही एक आदमी की नजर रूमी की तरफ गई और वो उसकी तरफ बढ़ गया। रूमी उसे देखते हुए कदम पीछे ले रही थी। वो बार बार अद्रित को देख रही थी, जिसने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बस सामने मारने में लगा हुआ था। वो आदमी रूमी के पास पहुंचकर बोला, बड़ी बेवकूफ निकली, मेरे बुलाने पर चली आई। बोलकर उसने रूमी का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत अपनी तरफ खींचा। इसी के साथ उसने एक चाकू निकाल करके वो चाकू सीधे रूमी के गले के पास हल्का सा धंसा दिया। रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो आदमी तेज आवाज में बोला, चौहान साहब। ये सुनते ही अद्रित कुछ पल रुका और उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, चौहान साहब अब क्या करेंगे आप? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरे पास, अपनी कमजोरी को बचाएंगे या फिर अपने काम को बचाएंगे? सोच लीजिए चौहान साहब, अगर आपने अभी अपनी कमजोरी को नहीं बचाया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अद्रित ने एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर वो आराम से जाकर के एक जगह पर बैठ गया। उसने वही गिरा हुआ एक फोन उठाया जो किसी आदमी का था। उसने उस फोन पर किसी का नंबर डायल किया और कॉल पिक होते ही बोला, एड्रेस भेज रहा हूं, इसी बिल्डिंग में अपना सारा सामान रखा हुआ है, उठाकर ले जाना। ये सुनते ही जिस आदमी ने रूमी को पकड़ा हुआ था, उसकी आंखें एकदम से फैल गई। वो धीरे धीरे रूमी के गर्दन में वो चाकू धंसाने लगा था। वो आदमी चिल्लाकर बोला, नहीं चौहान साहब, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं मार दूंगा इसे। अद्रित एकदम से चिल्लाकर बोला, तो मार दे, इंतजार किसका कर रहा है? इनविटेशन लेने का इंतजार कर रहा है मुझसे, या फिर मैं अप्रूव दूंगा तब मारेगा, मार। उसके इतना कहते ही रूमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। अब तक उसके लवेंडर ब्लू आंखें आंसू से भर चुकी थी। वो चुपचाप बस अद्रित को देखते रह गई। बेंगलुरु, इंडिया, रात का वक्त। रूमी अपनी लवेंडर आंखों से अद्रित को देख रही थी, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही रूमी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अद्रित की बात घूम रही थी। उस आदमी का चाकू रूमी के गर्दन पर और धंसने लगा था, पर रूमी को अपने दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो चुपचाप अद्रित को देख रही थी। अद्रित एकदम से चिल्लाकर बोला, मार। रुका क्यों है? ये सुनते ही वो आदमी हल्का सा कांप गया। अद्रित का चिल्लाना ऐसा था कि कोई भी डर जाए। वो आदमी धीरे से बोला, चौहान साहब मैं। अद्रित बीच में बोला, क्या बोला मैंने करने के लिए? बोला मैंने तो मार। ये सुनते ही उस आदमी के हाथ से चाकू छुटकर नीचे गिर गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। अद्रित बोरियत भरे लहजे में उसे देखने लगा। वही रूमी ने एक बार मुड़कर उस आदमी को देखा और फिर वो पीछे हटकर तुरंत दीवार से लग गई। इधर अद्रित ने अपनी बंदूक निकलकर सीधे उस आदमी की तरफ शूट कर दिया। वो गोली उसके सीने पर लगी और इसी के साथ वो आदमी नीचे गिर गया। उसके सीने से लगातार खून बहे जा रहा था। अद्रित बिना किसी भाव के उस आदमी को देख रहा था। वही रूमी की नजर खुद उस आदमी के ऊपर थी। तभी अद्रित एकदम से खड़ा हो गया। रूमी की लवेंडर ब्लू आंखें सीधे अद्रित की तरफ चली गई, जिसके कदम उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो चुके थे। अद्रित रूमी के सामने आकर रुका। वो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। रूमी धीरे से बोली, सॉरी। उसके इतना कहते ही अद्रित ने एकदम से उसका गला पकड़कर उसे वही दीवार से लगाया और उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। रूमी उसे देख रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या सोचकर तुम यहाँ पर आई थी माशूका? ये सोचकर कि तुम मुझे बचाओगी या फिर खुद को फांसाओगी? बोलते हुए उसकी पकड़ रूमी के गले पर मजबूत होती चली जा रही थी। रूमी धीरे से बोली, मैं डर गई थी। तुम्हें लेकर मुझे जो कॉल आई थी उसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर आना पड़ा और कोई वजह नहीं। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी मेरा दिल। अद्रित बीच में ही बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनते ही रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित ने कुछ पल रूमी को देखा और फिर उसने झटके से उसे छोड़ दिया। तभी वहां पर 2 आदमी आकर बोले, चौहान साहब वो। अद्रित बीच में बोला, कोई बात नहीं होगी, सारा काम देखो, मैं जा रहा हूं। बोलकर उसने रूमी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले गया।
थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अद्रित बिना कुछ बोले चुपचाप सामने देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। वही रूमी चुपचाप गाड़ी से बाहर देख रही थी। उसे पता था कि इस वक्त अद्रित बहुत गुस्से में था और वो उसे और भड़काना नहीं चाहते थी। थोड़ी देर बाद अधृत ने एकदम से ब्रेक लगाया। रूमी ने मुड़कर उसे देखा। तभी अधृत सामने देखते हुए बोला, बाहर निकलो। उसकी बात सुन रूमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। वो खुद से बोली, कहीं चौहान साहब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसने इतना कहा ही था कि तभी अद्रित ने एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखते ही रूमी की आंखें एकदम से फैल गई। अद्रित ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। रूमी अपनी जगह पर खड़ी उसकी जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी लवेंडर ब्लू आंखों में आंसू भरने लगे थे। तभी थोड़ी दूर जाते ही अद्रित ने एकदम से ब्रेक लगाया। रूमी अभी भी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि अद्रित उसे छोड़कर जा रहा था, वो भी बीच सड़क पर। अद्रित गाड़ी से उतरा और उसने रूमी को देखा। वो सार्कास्टिकली बोला, इनविटेशन देना पड़ेगा माशूका, या फिर तुम खुद चल कर आओगी? रूमी धीरे से बोली, मैं। अद्रित कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारे पीछे खड़ी आत्मा? ये सुनते ही रूमी ने एक बार मुड़कर पीछे देखा और वो तुरंत अद्रित की तरफ बढ़ गई। कुछ पल में वो अद्रित के सामने थी। अद्रित ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर रूमी को वही पैसेंजर सीट पर बैठाया और फिर उसने बैक सीट से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लिया। रूमी चुपचाप अद्रित को देख रही थी। वो अचानक से बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे थे। मुझे लगा कि तुम शायद मुझे छोड़कर जाने वाले हो। अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किसी के जान भी ले लोगी तो भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा माशूका। बोलते हुए वो उसका खून को साफ कर रहा था। रूमी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वही अद्रित बिना उसके दर्द पर गौर फरमाए ऑइंटमेंट लग रहा था। अचानक अद्रित की नजर एकदम से रूमी के चेहरे की तरफ गई। वो बिना किसी भाव के बोला, जब गलती करोगी तो बदले में ऐसे दर्द मिलेंगे तो झेलना भी पड़ेगा। बोलकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स वापस से पीछे उठाकर फेंका और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। रूमी चुपचाप अच्छे से अंदर बैठ गई और उसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अद्रित ने चौहान विला के पार्किंग में गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से उतरकर बिना एक नजर रूमी की तरफ देखे अंदर चला गया। इस वक्त ऑलरेडी सब लोग सो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर बाहर हुआ क्या था। रूमी जैसे ही चौहान विला के अंदर पहुंची, उसकी नजर सीधे ऋषभ की तरफ चली गई, जो किचन से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में पानी का बोतल था। वो कंफ्यूजन से उसे देख रहा था। शायद उसने अद्रित को जाते हुए भी देख लिया था। रूमी ऋषभ को इग्नोर करते हुए तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी ऋषभ उसके पीछे आते हुए बोला, कहाँ थी तुम? और अद्रित भी अभी आ रहा। चल क्या रहा है? और तुम बाहर कब गई? किसी ने भी तुम्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा? रूमी अपने कमरे के पास पहुंचकर बोली, पीछे के रास्ते से गई थी। ऋषभ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी उसकी नजर सीधे रूमी के गर्दन पर लगे हुए बैंडेज की तरफ गई। वो कुछ पल रुक कर बोला, कोई कांड किया तुमने? समझ गया। एक तो वैसे भी तुम मुझे पसंद हो नहीं, ऊपर से तुम गलतियां ऐसी करती हो। सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के बड़ी गंदी आदत है क्या? रूमी कुछ पल रुक कर बोली, शायद मेरी गलती है। बोलकर वो तुरंत अंदर चली गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ खुद से बोला, अजीब पागल लड़की है। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसे रूमी के प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं थी। इधर रूमी दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक बार फिर से अद्रित की वही बात घूम गई, जब उसने ये बोल दिया था कि वो आदमी रूमी को मार दे। रूमी जानती थी कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को डराने के लिए था, लेकिन फिर भी ये बात उसे तकलीफ दे गई थी। रूमी धीरे से बोली, मेरी गलती है, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। एक बार फिर से चौहान साहब को कॉल करना चाहिए था। शायद बात हो जाती, पता चल जाता। क्या कर दिया मैंने? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद रूमी उठकर सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने गई और उसकी नज़र खुद की गर्दन की तरफ चली गई। अनजाने में ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। रूमी धीरे से बोली, अपने एहसास को जताने लगे हैं चौहान साहब, बताने लगे हैं कि मैं उनके लिए मायने रखती हूँ, पर कभी कभी दर्द भी हो जाता है। बोलते हुए वो कड़वाहट से मुस्कुरा दी और फिर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। अगला दिन रूमी इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। उसने एक तकिया को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था। उसे नींद में ही लग रहा था कि कोई उसे देख रहा था। उसने एकदम से इधर उधर होते हुए अपनी आंखें खोली।
उसकी नज़र सीधे अद्रित की सी ग्रीन नज़रों से जा मिली, जो कि इस वक्त बेड के पास अपने दोनों हाथ बंधे खड़ा था और उसे देख रहा था। रूमी धीरे से बोली, अद्रित। इतना बोलकर वो तुरंत उठकर बैठ गई। अद्रित बिना किसी भाव के बोला, क्या हुलिया बनाकर रखा है तुमने? ये सुनते ही रूमी ने एक बार सर झुकाकर खुद को देखा। उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसने वापस सवालिया नजरों से अद्रित को देखा। तभी अद्रित हल्का सा झुका और उसने रूमी के जबड़े को कसकर पकड़ उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुलिया बनाकर रखा है तुमने अपना? बुखार है तुम्हें? क्यों? वजह चाहिए मुझे। रूमी हैरानी से बोली, बुखार? मुझे नहीं पता अद्रित, मैं तो सो गई थी और मैंने कुछ भी नहीं। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अद्रित एकदम से पीछे हटा। उसने रूमी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसे सीधे वॉशरूम की तरफ ले गया। वॉशरूम में पहुंचते ही अद्रित ने झटके से रूमी का हाथ छोड़ दिया। रूमी ने खुद को संभालते हुए स्लैब पकड़ लिया और वो हैरानी से अद्रित को देख रही थी। अद्रित उसे घूरते हुए बोला, कल रात कितनी देर तक पानी में थी तुम? ये सुनते ही रूमी की आंखें एकदम से फैल गई और उसे याद आया कि कल रात जब वॉशरूम गई थी तो उसने करीब 1 घंटे तक शावर लिया था। रूमी मन में बोली, मर गई रूमी खान। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो पानी में रहकर तुम्हें तांडव करना था? अब क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं खुद को? वो यही सब चीज सोचते हुए अद्रित को देख रही थी। वही रूमी को शांत देखकर अद्रित का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने अपने कदम रूमी की तरफ बढ़ने शुरू कर दिए। रूमी जल्दी से दूसरी तरफ होकर बोली, अद्रित वो एक्चुअली सर दर्द हो रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं वॉशरूम में आई थी और शावर में खड़ी थी। पता नहीं चला कि ज्यादा टाइम निकल गया, बस 1 घंटे की। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अद्रित ने उसे सीधे एक तरफ धक्का दिया। रूमी सीधे शावर के नीचे आ चुकी थी और गलती से उसके हाथ से शावर ऑन हो गया। अब उसके ऊपर पानी गिर रहा था। वही अद्रित थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। अगले ही पल अद्रित खुद उसके बेहद करीब आ गया और अब अद्रित के ऊपर शावर का पानी गिर रहा था। रूमी चुपचाप अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से अद्रित को देख रही थी। तभी अद्रित एकदम से उसके चेहरे पर झुककर बोला, कितनी छोटी हो तुम मुझसे? रूमी धीरे से बोली, 10 साल। अद्रित उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, एग्जैक्टली 10 साल छोटी हो तुम मुझसे। इसका मतलब 10 साल तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है ना, उसे पागल बनाने का ख्याल भी पागलपंती है। ये सुनते रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, बच्ची हो, पर बचपना नहीं है तुम्हारे अंदर, जानता हूं मैं। तो ऐसी हरकतें मत करो कि जो मुझे मजबूर करे कि मैं तुम्हें सजा दूं, और सजा ऐसी होगी जो तुम झेल नहीं पाओगी माशूका। रूमी धीरे से बोली, सॉरी, पर दिल में तकलीफ होती है तो फिर कुछ ना कुछ हो गया मुझसे। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अद्रित की सी ग्रीन आंखों में देखने लगी। अद्रित बिना किसी भाव के बोला, दिल की तकलीफ जिसने दी हो, सवाल उस करो, जवाब उसे दो, मरहम उससे मांगो, यानी कि मुझसे। बोलते हुए उसने रूमी का एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। रूमी अद्रित की बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हारे दिल की धड़कन शोर कर रही है। अद्रित उसे घूरते से बोला, वजह मेरे सामने है। बोलते हुए उसके नजरें एक बार रूमी के होठों पर गई। अगले ही पल उसने रूमी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बेंगलुरु, इंडिया, सुबह का वक्त, चौहान विला। अद्रित ने रूमी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके ऐसा करते ही रूमी की आंखें बंद हो चुकी थी। वो अद्रित को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर रही थी। उन दोनों के ऊपर अभी भी शावर का पानी गिर रहा था। रूमी ने अपना हाथ अद्रित के सीने से और ऊपर किया और उसने सीधे अद्रित के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों की सांसें आपस में उलझी हुई थी। वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खोने लगे थे। अद्रित ने एकदम से शावर बंद किया और अगले ही पल रूमी को अपनी गोद में उठा लिया। अब तक उन दोनों के होंठ अलग हो चुके थे। रूमी अपनी हल्की नशीली आंखों से अद्रित को देख रही थी। वही अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए उसे लेकर वॉशरूम से निकल गया। बेड के पास पहुंचकर अद्रित ने झटके से रूमी को बेड पर छोड़ दिया। धीरे धीरे वो बेड गीला होने लगा था। वही रूमी के कपड़े और उसके बाल पूरी तरीके से बेड पर बिखरे हुए थे। अद्रित ने अपनी टी शर्ट उतारकर एक कोने में फेंक दिया और वो खुद रूमी के ऊपर आ गया। रूमी एकदम से मुस्कुरा कर बोली, चौहान साहब अपनी वाइल्डनेस दिखाने वाले हैं? अद्रित उसे घूरते हुए बोला, दोबारा बोलना माशूका। रूमी शरारती लहजे में बोली, मैं बोल रही थी कि अद्रित चौहान अपनी वाइल्डनेस दिखाने वाले हैं। अद्रित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला,
इतनी कि तुम चलने लायक भी ना बचो। बोलकर वो एकदम से रूमी के ऊपर टूट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वामिका इस वक्त एक फार्म हाउस में थी और वो फार्म हाउस किसी और का नहीं, श्लोक का पर्सनल फार्म हाउस था। कविश को ये लग रहा था कि वामिका जर्मनी के लिए निकल चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी इस वक्त बेंगलुरु से थोड़े दूर एक फार्म हाउस में थी। वामिका इस वक्त एक बालकनी में बैठी हुई थी और वो चुपचाप अपने हाथ में अद्रित की फोटो देख रही थी। वो यहाँ पर आई थी और आने से पहले उसने अद्रित की एक फोटो भी रख ली थी। वामिका धीरे से बोली, इंतजार है मुझे उस दिन का चौहान साहब, जब आप मेरे होंगे पूरी तरीके से। उस रूमी खान को भूलकर, उस रूमी खान को तो मैं रास्ते से हटाकर रहूंगी, हमारे बीच उसका कोई काम नहीं है। बोलकर वो एकदम अजीब तरीके से मुस्कुराई और वो पागलों की तरह अद्रित की तस्वीर को देखने लगी। वही श्लोक इस वक्त इस फार्म हाउस की स्टडी रूम में था। तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, मिस्टर चोपड़ा लखनऊ के एक नवाब है, अरशद खान आपसे बात करना चाहते हैं वो। श्लोक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो फाइनली नवाब साहब को मेरी याद आई, कॉल पर है वो। ये सुनते उस आदमी ने सर हिला दिया और उसने अपना फोन श्लोक की तरफ बढ़ा दिया। श्लोक फोन कान पर लगाकर बोला, हेलो नवाब साहब। दूसरी तरफ से खान साहब बोले, तुम्हारी खैरियत पूछने का वक्त नहीं है हमारे पास श्लोक, कुछ बात करनी है। अगर तुम लखनऊ आ सकते हो तो बताओ, वरना हम बेंगलुरु आ जाएंगे। श्लोक कुछ पल रुक कर बोला, मैं लखनऊ क्यों आऊं नवाब साहब, आफ्टर ऑल काम तो आपको है ना। खान साहब गहरी सांस लेकर बोले, कल तक हम बेंगलुरु पहुंच रहे हैं और आप हमसे मिलेंगे, हमने सही कहा। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर मिलेंगे। उसके इतना कहते ही खान साहब ने कॉल कट कर दिया। श्लोक ने वापस फोन उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया और उसे देखकर बोला, नवाब साहब आने वाले, कल अच्छा खासा इंतजाम हो जाना चाहिए। ये सुनते वो आदमी तुरंत अपना फोन लेकर वहां से निकल गया। इधर चौहान विला में रूमी इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी। इस वक्त उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो कितने ज्यादा दर्द में थी। अधृत ने कोई हद नहीं छोड़ी थी, पिछले कुछ दिनों की जो भी कसर थी उसने एक ही दिन में पूरी कर दी थी। रूमी चलने फिरने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसे बाहर जाना था, वो पूरे दिन कमरे में नहीं रह सकती थी। रूमी खुद से बोली, चौहान साहब को वाइल्ड होने का मतलब यही लगता है क्या, चलने लायक भी नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे। बोलकर उसने अपने बाल खुला छोड़े और वो तुरंत बाहर निकलने लगी। रूमी धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तेज चलने से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो सीधे किचन में पहुंची। तभी रोनित वहां पर आकर बोला, ये सब छोड़ो और चुपचाप से पढ़ने बैठ जाओ। रूमी एकदम से उसे देखकर बोली, क्यों, अभी तक एग्जाम्स नहीं आए और फाइनल ईयर अभी बाकी है, आई मीन एग्जाम में टाइम है, एग्जाम्स 2 महीने बाद होंगे। रोनित अपने दोनों हाथ बंद कर बोला, किसने बोला कि एग्जाम टाइम के ही वक्त ही पढ़ाई करते हैं। होटल मैनेजमेंट कर रही हो तुम, पहले भी पढ़ सकती हो, ठीक है, मजाक नहीं होता। और हाँ, मुझे तुम्हारे मार्क्स अच्छे चाहिए। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, रोनित भाई मुझे अच्छे से पता है सबको मेरे मार्क्स चाहिए, मैं बाद में पढ़ाई करूंगी, अभी मुझे कुछ बनाने का मूड है। अपनी बात बोलकर रूमी तुरंत फ्रिज की तरफ बढ़ गई। उसकी हरकतें देखकर रोनित अचानक से बोला, ये तुम ऐसे क्यों चल रही हो, जैसे कुछ हुआ है, चोट लगी है क्या। ये सुनते ही रूमी के कदम रुक गए और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। रूमी मन में बोली, फंस गई रूमी खान, बहुत बड़ा फांसी, और वो भी रोनित भाई के हाथों। अब क्या बोलूं कि क्या हुआ है। तभी रोनित उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ बोल रहा हूं मैं, जवाब तो दो। रूमी एकदम से रोनित को देखकर बोली, चोट लगी है ना, बाथरूम में फिसल गई थी मैं। रोनित चिल्लाकर बोला, व्हाट, कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। रूमी झट से बोली, भाई मैं नहीं दिखा सकती। रोनित कंफ्यूजन से बोला, क्यों, चोट क्यों नहीं दिखा सकती, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या। रूमी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि गलत जगह पर चोट है, ऐसे नहीं दिखा सकती। रोनित ने कुछ पल उसे देखा और वो एकदम से बोला, ओके समझ गया, सॉरी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रूमी ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद से बोली, बच गई। वही आरुष आज फिर से उसी जगह पर आया था जहां पर उसे पिछली बार खुशी मिली थी, जहां से उसने रूमी के लिए केक लिया था। वो वही बेकरी के अंदर टेबल पर बैठा हुआ था और उसने अपने लिए ऐसे ही एक पेस्ट्री ऑर्डर कर ली थी। वो खुशी का इंतजार कर रहा था, पर खुशी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। आरुष खुद से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने एक दिन में रिजाइन कर दिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है।
वो अभी खुद से बोल रहा था कि तभी खुशी अंदर आई और वो बिना किसी की तरफ देख सीधे उस तरफ चली गई जहां पर सारे स्टाफ होते थे। थोड़ी देर बाद आरुष की नजर वापस खुशी पर गई जो कि अब अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ चुकी थी। आरुष तेज आवाज में बोला, सुनो। ये सुनते ही खुशी ने एकदम से आरुष को देखा। वो कुछ पल रुककर उसकी तरफ बढ़ गई। खुशी आरुष के सामने आकर बोली, ये सर क्या चाहिए आपको? आरुष कुछ पल रुक कर बोला, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री चाहिए थी मुझे, और ब्लूबेरी आ गई। खुशी कंफ्यूजन से बोली, मतलब ऐसा नहीं हो सकता सर, आई थिंक अपने। आरुष बीच में बोला, तुम अपने क्लाइंट की बात नहीं मान कर रही हो? खुशी कुछ पल रुक कर बोली, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बोलकर उसने ब्लूबेरी पेस्ट्री उठाई और वहां से चली गई। उसके जाते आरुष हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद खुशी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री लेकर आए। तभी आरुष उसे देखकर बोला, नहीं अब मेरा मन बदल गया, चॉकलेट बेल्जियम पेस्ट्री। ये सुनते ही खुशी अजीब नजर से उसे देखने लगी। वो वापस वो पेस्ट्री लेकर चलेगी और थोड़ी देर बाद वो बेल्जियम चॉकलेट पेस्ट्री लेकर आए। आरुष जैसे कुछ बोलने को हुआ तभी खुशी उससे बोली, बस सर इतने ज्यादा ड्रामा आपके नहीं झेले सकती मैं। आरुष हैरानी से बोला, तुम अपने क्लाइंट से ऐसी बात कर रही हो? खुशी उसे घूरते हुए बोली, कौन से क्लाइंट? आप यहां पर मुझे परेशान करने आए ना मिस्टर चौहान? आरुष कुछ पल रुक कर बोला, बैठो। खुशी कंफ्यूजन से बोली, मतलब? आरुष अपने सामने चेयर की तरफ इशारा करके बोला, मैंने कहा बैठो, हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश बोलूं? खुशी बिना कुछ बोले चुपचाप और उसके सामने बैठ गई। आरुष उसे देखते हुए बोला, तो अब सुनो, तुम मेरे साथ मेरे गन की फैक्ट्री में काम करोगी। खुशी हैरानी से बोली, व्हाट? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आरुष अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, फैसला लेने के लिए नहीं बोला मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑर्डर दिया और तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू खुशी के तुम मेरे साथ में काम करोगी, वहां तुम देखोगे कि आखिर बंदूक के बनते कैसे हैं, बंदूकों की स्पेलिंग कैसे होती है इंटरनेशनल, और डोंट वरी मेरी कंपनी लीगल है। खुशी धीरे से बोली, पर काम तो आप लोग इलीगल ही करते हो। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। खुशी एकदम से खड़ी होकर बोली, सॉरी मिस्टर चौहान लेकिन मैं। आरुष बीच में बोला, ये नौकरी चले जाएंगे तो अपना घर कैसे चलाओगे? ये सुनते ही खुशी एकदम हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आरुष खड़ा होकर बोला, फैसला ले लो, तुम्हारा क्या फैसला होगा? वैसे तो तुम्हें डिसीजन लेना नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग को एक सेटिस्फैक्शन देने के लिए इतना बनता है। कल सुबह में फिर आऊंगा और फिर तुम देख लो क्या करना है, ओके? बोलकर वहां से निकल गया। खुशी बस उसे जाते देखती रह गई। रात का वक्त, चौहान विला। रूमी इस वक्त स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही थी। रोनित को बोलने के बाद वो कोई चांस नहीं ले सकती थी। क्या पता रोनित जाकर के सीधे अद्रित को बोल दे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। थोड़ी देर बाद रूमी खुद से बोली, थक गई, मैं पिछले 2 घंटे से लगी पड़ी हूं। बोलकर उसने अपनी बुक बंद की और फिर कुछ सोचते हुए तुरंत उठकर किचन की तरफ चली गई। उसे कुछ खाने का मन कर रहा था। रूमी जैसे किचन में पहुंची उसकी नजर एक तरफ चली गई और वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, देव अंकल कुछ चाहिए आपको? देव उसे देखकर बोले, हाँ वो बस बिस्किट्स लेने आया था। एक्चुअली आज रात भर थोड़ा काम करना है। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी आऊंगी आपके साथ। बोलकर उसने एक प्लेट में बिस्कुट निकाली और फिर सीधे देव के साथ उनके बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर बैठे हुए थे। रूमी अचानक से बोली, वैसे देव अंकल आप चौहान साहब को और आरुष को बचपन से जानते हैं ना? देव मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल, अगर मैं रणविजय के बचपन का दोस्त हूं तो फिर मैं उन दोनों को भी हमेशा से जानता हूं। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, चौहान साहब बचपन में कैसे थे, ऐसे खड़ूस थे क्या? देव हल्का सा हंसकर बोले, वैसा ही था, वो मैंने बोला ना, बिल्कुल रणविजय जैसा था, तो वो वैसे ही था। रूमी कुछ सोचते हुए बोली, रणविजय चौहान, इनको तो नाम में ही कितना गुरु नजर आता है। देव कुछ सोचते हुए बोले, गुरूर था रूमी, रणविजय चौहान के अंदर बहुत गुरूर था और उसके गुरु को तोड़ना नामुमकिन था, और कहते हैं ना, वक्त के लाठी जब पड़ती है तो गुरूर भी टूटा है और इंसान भी वही हुआ था। रूमी धीरे से बोली, क्या हुआ था, मुझे ये जानना है, आप मुझे बताओ ना प्लीज। देव कुछ पल रुक कर बोले, नहीं बता सकता रूमी, पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, मदद का क्या होगा देव अंकल, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती, जानते हैं ना आप। देव कुछ पल रुक कर बोले, ठीक है, तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा।
ये सुनते ही रूमी एकदम हैरानी से उन्हें देखने लगी। देव उसके सर पर हाथ रखकर बोले, अद्रित के दिल का एक टुकड़ा हो तुम उसके दिल के एक टुकड़े से उसके बाकी दिल के पूरे हिस्से कैसे छुपा सकते हैं, तो तुम्हारा हक है। ये सुनते ही रूमी हल्का सा मुस्कुरा दी। बेंगलुरु, इंडिया। अगला दिन श्लोक इस वक्त अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ था। वो किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा था और वो खास इंसान कोई और नहीं बल्कि नवाब अरशद खान थे। खान साहब का कॉल आया था श्लोक के पास और उन्होंने बोला था कि वो उसी जगह पर आ रहे हैं जहां पर वो है। श्लोक बैठा हुआ खान साहब का इंतजार कर रहा था कि तभी बाहर से एक आवाज आए। श्लोक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सालों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत खास होने वाली है। उसने इतना ही कहा था कि तभी खान साहब अंदर आए। खान साहब को देखते ही श्लोक खड़ा हो गया। खान साहब उसे देखकर बोले, बात करनी है तुमसे मिस्टर चोपड़ा, और बहुत खास बात करनी है। बोलते हुए वो तहजीब से वही सामने सोफे पर बैठ गए। श्लोक आराम से बैठकर बोला, सुन रहा हूं मैं नवाब साहब, फरमाइए, ऐसी कौन सी गुफ्तगू करनी है आपको जो आप बेंगलुरु चले आए। खान साहब बिना किसी भाव के बोले, अधृत चौहान रणविजय और राधिका का बेटा है ना वो। ये सुनते ही श्लोक के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो बिना किसी भाव के बोला, राधिका। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। खान साहब बिना किसी भाव के बोले, इस तरीके के बर्ताव की जरूरत नहीं है श्लोक। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि राधिका के ठुकराने के बाद तुमने उससे अपना बदला लिया, उसे खुद अपने हाथों से जान से मारकर, और वो भी रणविजय के सामने। ये सुनते ही श्लोक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जो ये बता रही थी कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। खान साहब चुटकी बजाकर बोले, इस दुनिया में वापस आ सकते हैं आप। श्लोक उन्हें देखकर बोला, बोलिए नवाब साहब, इस दुनिया में ही हूं मैं। खान साहब बिना किसी भाव के बोले, हमें अधृत चौहान की सारी जानकारी चाहिए, और सारी जानकारी से मतलब सारी जानकारी। श्लोक गहरी सांस लेकर बोला, जानकारी देने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। अधृत चौहान, रणविजय चौहान और राधिका चौहान का बड़ा बेटा, और उसका छोटा भाई आरुष चौहान, जानते ही होंगे। उसके साथ कुछ लोग हैं, देव अग्निहोत्री, रणविजय चौहान के बचपन का दोस्त और आपकी पहली बीवी से मोहब्बत करने वाला आशिक। ये सुनते ही खान साहब ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। श्लोक खड़ा होकर बोला, उसके साथ है पार्थ खन्ना, एक बिजनेसमैन कंपनी है उसकी। आफ्टर ऑल, अधृत और आरुष के साथ बड़ा हुआ है वो। रोनित बैनर्जी, प्रोफेसर। सुनने में आया है कि आपकी बेटी का प्रोफेसर है वो। खान साहब बिना किसी भाव के बोले, बेटी नहीं है वो हमारी, सिर्फ और सिर्फ तवायफ का खून है। श्लोक हल्का सा हंसकर बोला, खैर कोई बात नहीं। ऋषभ देसाई एक एनजीओ चलाने वाली लड़की से प्यार करता है, साथ ही अपनी आईटी कंपनी चला रहा है। और अब आप ये सुनिए खान साहब कि ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। बोलकर वो वापस खान साहब के सामने बैठ गया। श्लोक फिर से बोला, रणविजय ने बहुत लोगों पर एहसान किए हैं। रोनित के माँ बाप को छोड़कर बाकी सब के सब रणविजय के एहसान के अंदर है। आफ्टर ऑल, रणविजय साहब की बड़ी इज्जत थी और ये सारी उन्हीं की औलाद है जो आज अधृत चौहान की गैंग में बने हुए हैं। खान साहब कुछ पल रुक कर बोले, और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, कमाल करते हैं नवाब साहब, बदला सिर्फ आपको लेना है क्या। मैं तो कब से बैठा हुआ हूं, जब भी अधृत चौहान को देखता हूं तो याद आता है कि वो राधिका गोस्वामी का खून है, उस औरत का जिसने एक वक्त पर मुझे, श्लोक चोपड़ा को ठुकराया था। खान साहब कुछ पल रुक कर बोले, खैर हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। अपने बेटे की मौत का बदला लेना है हमें और इंतजाम ऐसा करना है कि कोई ना भूल पाए। बोलकर वो खड़े हुए और बिना एक नजर श्लोक को देखे तुरंत वहां से निकल गए। उनके जाते ही श्लोक खुद से बोला, नवाब साहब जाल में फंस गए। बोलकर वो हंसने लगा। इधर चौहान विला में रात का वक्त। रूमी इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी और वो अधृत का इंतजार कर रही थी जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। तभी आरुष उसकी बगल में बैठकर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम। रूमी उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बस चौहान साहब का इंतजार कर रही हूं। वो अभी तक नहीं आए, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। आरुष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ऐसे ही लग रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके। रूमी धीरे से बोली, नहीं सब ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। आरुष, अगर सब कुछ ठीक होता तो, मतलब, मैं। आरुष बीच में बोला, सब ठीक है रूमी, ओके, गलत सोचना नहीं है तुम्हें।
उसकी बात का रूमी कोई जवाब नहीं दे पाई और तुरंत उठकर किचन में चली गई। किचन में पहुंचकर रूमी ने अपने लिए गिलास में पानी निकाला और पानी पीते हुए कुछ सोचने लगी। अचानक रूमी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसके दिल की धड़कन शोर कर रही थी। रूमी धीरे से बोली, चौहान साहब। वहीं बाहर पार्किंग एरिया में अधृत चौहान की गाड़ी रुकी। सबकी नजरें अधृत की तरफ थीं। अधृत गाड़ी से उतरा। वहीं उसकी बगल वाली सीट से कोई और भी उतरा। इधर रूमी खुद को शांत करके बाहर चली आए। अब तक हॉल में बाकी सभी लोग भी आ चुके थे। देव रूमी को देखकर बोले, रूमी बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो अभी बोल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सीधे एंट्रेंस की तरफ चली गई। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, देव अंकल आप ऐसे शांत क्यों हो गए? बोलते हुए उसने देव की नजरों को फॉलो किया। एंट्रेंस की तरफ देखते ही रूमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसकी लवेंडर ब्लू आंखें अपने सामने खड़े अधृत और वामिका को देख रही थीं। अधृत ने वामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। रूमी की नजर एक बार उनके हाथों पर गई और फिर उसने वापस अधृत को देखा। अधृत बिना किसी भाव के बोला, मीट माय वाइफ मिसेज वामिका अधृत चौहान। ये सुनते ही रूमी 2 कदम लड़खड़ा गई। उसकी नजरें अधृत के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वहीं वामिका के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बेंगलुरु इंडिया, रात का वक्त, चौहान विला। अधृत और वामिका इस वक्त गेट पर खड़े थे। सबकी नजरें उन दोनों के ऊपर ही टिकी हुई थी। वही रूमी के लवेंडर ब्लू आकर सिर्फ और सिर्फ अधृत पर थी। वो अपनी नजर वामिका की तरफ करने को तैयार नहीं थी। वो बस अपनी खाली नजरों से उसे देख रही थी। वही अधृत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसने जो किया था उससे उसे कोई मतलब नहीं। उसके सामने कौन था उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरुष अचानक से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय आपकी बीवी? भाई आप मजाक कर रहे हो ना? अधृत उसे देखकर बोला, आरुष चौहान तुम्हें ये लगता है कि अधृत चौहान कभी मजाक करेगा? आरुष चिल्लाकर बोला, क्या मतलब मजाक नहीं है तो क्या ये भाई? आप ये बोल रहे हो कि आप इस लड़की से शादी की? आप भूल चुके हो कि आप इतना बोलते ही रुका और उसकी नजर रूमी की तरफ चली गई जो चुपचाप अधृत को देख रही थी। तभी वामिका तेज आवाज में बोली, मिस्टर आरुष चौहान तुम्हारे अंदर इतनी मैनर्स नहीं है कि अपनी भाभी से बात कैसे करनी और अपनी भाभी के रिस्पेक्ट कैसे करनी है। वेरी मैनरलेस राइट? आरुष चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप। तुम्हारे जैसी लड़की ना मेरे भाई की बीवी कभी नहीं बन सकती और तुम अपनी औकात में रहो। ये सुनते ही वामिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी अधृत उसे देखकर बोला, वामिका हमारी फर्स्ट नाइट के लिए बेडरूम भी तो डेकोरेट करना है ना? वामिका कुछ पल रुककर बोली, ओके चौहान साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो तुरंत वहां से आगे बढ़ गई। वामिका एक बार रूमी के पास आकर रुकी और उसके कान में बोली, स्वागत करने के लिए तैयार रहना मिसेज चौहान का। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और सीधे सामने बने गेस्ट रूम में चली गई। उसके जाते ही हॉल में फिर से शांति छा चुकी थी। आरुष जो अभी तक शांत था वो एकदम से आगे बढ़ा और इसी के साथ पूरे हॉल में एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। अधृत का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वही सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे और उसने पहली बार अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया था। रोनित चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल आरुष क्या कर रहे हो तुम? तभी आरुष उसे देखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं रोनित, तुम बीच में नहीं आओगे। मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूं जो ये भूल चुका है कि लॉयल्टी होती क्या है। अधृत अभी भी इस पोजीशन में खड़ा था। उसने सर उठाकर आरुष की तरफ देखा नहीं था। तभी आरुष उसका कॉलर पकड़कर बोला, माशूका माशूका माशूका। बार बार सिर्फ यही शब्द निकलता है ना आपके मुंह से? अपना हक जताते उस पर, किसी को उसके पास नहीं जाने देते, किसी को उससे बात नहीं करने देते, किसी की नजर उसे पर पड़ जाए तो बर्दाश्त नहीं। और आज क्या किया? अपनी जिंदगी का दूसरा हिस्सा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी जगह किसी और को दे दी। क्यों? और वो भी उस लड़की के जो कभी लायक है ही नहीं। अधृत अभी भी शांत था, शायद कहीं खोया हुआ था। तभी आरुष चिल्लाकर बोला, मुझे जवाब चाहिए मिस्टर अधृत चौहान। रणविजय चौहान के खून बनते फिरते हैं आप, तो फिर उनके जैसी वफादारी कहाँ है आपके अंदर? उसके इतना कहते ही अधृत ने अपनी नजरें उठाकर आरुष को देखा। इस वक्त उसके सी ग्रीन आंखें हल्के लाल हो चुकी थी। अधृत आरुष की आंखों में देखते हुए बोला, होते कौन हो तुम मुझसे सवाल करने वाले? आरुष 2 कदम पीछे हटकर बोला, बस इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे आपसे। यू नो वॉट भाई, यू कैन बे ए गुड ब्रदर, यू कैन बे ए गुड सन, पर शायद एक आशिक बनना, एक अच्छा पार्टनर बनना आपके नसीब में नहीं है, या फिर रूमी का नसीब खराब है।
बोलकर उसने एक नज़र रूमी को देखा और गुस्से में बाहर चला गया। रूमी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था, उसे उन चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो बस चुपचाप अद्रित को देख रही थी। पार्थ सबको देखकर बोला, क्या हुआ, और भी ड्रामा बाकी है या फिर मैं सोने जाऊं, एक्चुअली मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही ऋषभ उसे घूरने लगा। पार्थ उसे देखकर बोला, व्हाट, मुझे नींद आ रही है यार, सोना है। ऋषभ कुछ पल रुक कर बोला, तू पागल है। पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट एवरीवन। एंड नवाबों की शहजादी, वैसे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, पर फिर भी गुड नाइट। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ऋषभ खुद से बोला, पागल लड़का। बोलते हुए उसने एक बार रूमी को देखा जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। जब से अधृत वामिका को लेकर आया था, तब से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। रूमी ने एक गहरी सांस ली और वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चली गई। देव अधृत को देखकर बोले, तुमने जो भी किया है अधृत चौहान, उस चीज का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा या फिर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुमने किया क्यों है। याद रहे, दुश्मन दुश्मन होता है, फिर चाहे वो जो भी हो। देव और ऋषभ भी वहां से जा चुके थे। अब हॉल में सिर्फ और सिर्फ रोनित और अधृत ही बचे थे। रोनित अधृत के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि अधृत कुछ भी बोलने के इरादे से वहां पर था ही नहीं। रोनित अचानक से बोला, कौन सा जाल बिछाया है। उसके इतना कहते ही अधृत के नज़ारे सीधे रोनित की तरफ चली गई। वो कुछ पल रुक कर बोला, मौत का जाल। ये सुनते ही रौनक ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, रूमी को संभाल लेना। इधर रूमी स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी, वो चारों तरफ फैले हुए थे। उसके बाल हल्के हल्के जमीन को छू रहे थे। वो खुद में ही सिमटी हुई आराम से बैठी हुई थी। चांद की रोशनी इस वक्त पानी पर पड़ रही थी। उसके लवेंडर ब्लू आंखें चुपचाप पानी को निहार रही थी। उसकी आंखों में कोई जान नजर नहीं आ रही थी। जिन आंखों में कभी शर्त होती थी, कभी जज्बात होते थे, वो इस वक्त बेहद शांति थी, मानो एहसास से दूर हो चुकी थी। रूमी पानी को देखते हुए कहीं खोई हुई थी कि तभी उसे पानी में अधृत का अक्ष नजर आया। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है चौहान साहब, मुझे नहीं पता था कि बदले की तलब इतनी है कि मोहब्बत फीकी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि बदले की तलब इतनी है कि इश्क, रूमी खान का इश्क नाजायज बन गया। अधृत बिना किसी भाव के बोला, संभालो खुद को माशूका, अगर तुम बिखर जाओगी तो फिर। अधृत चौहान। रूमी बीच में बोली, मैं बिखर रही हूँ चौहान साहब, और आज चौहान साहब बोलने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मुझसे भी खेलने वाले खुद चौहान साहब हैं। बोलते हुए उसकी उन आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। अधृत के नजारे पानी में बनी रूमी के अक्ष पर थी। वो उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देख रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें साफ देख सकता था। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रूमी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अधृत के कानों में रूमी की आवाज जा रही थी और वो आवाज उसे परेशान कर रही थी। उसे रूमी के आंसू अच्छे लगते थे, पर तब जब वो आंसुओं की वजह बने और तब जब वो उसकी मर्जी से आए, वरना रूमी के आंसू उसे सिर्फ और सिर्फ परेशान करते थे। अधृत से अब और नहीं रहा गया। उसने रूमी के बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। रूमी अपनी हल्की लाल आंखों से उसे देखकर बोली, क्यों चुप रहूं चौहान साहब। अगर एक कदम आपने उठाया है तो एक कदम तो मुझे भी उठाना पड़ेगा ना, और शुक्रिया बताने के लिए कि मेरी जगह क्या है। अधृत उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, तुम जानती हो माशुका कि मेरे बदले के आगे फिलहाल कोई मायने नहीं रखता, ना तुम, ना मैं, ना हमारा वजूद, ना किसी की जिंदगी। रूमी बेहद धीमी मगर लाचारी भारी आवाज में बोली, कुछ मायने नहीं रखता तो फिर इश्क क्यों किया। जब कुछ मायने रखता चौहान साहब तो फिर इश्क निभाने की उम्मीद क्यों थी मुझसे। जब कुछ मायने नहीं रखता तो फिर इजहार क्यों किया। नहीं करते इजहार, उम्मीद रहती मुझे, और आज जो हुआ ना, उसके बाद टूटकर बिखर जाती, सब खत्म हो जाता। लेकिन अभी जो मुझे महसूस हो रहा है उसका क्या। अधृत उसका हाथ छोड़कर बोला, तो तुम नहीं समझोगी राइट माशुका। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप बोलते जिंदगी दे दो, तो मैं जिंदगी देने को तैयार थी चौहान साहब, लेकिन आप तो मुझे ये समझने को बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी बस इतनी है, मौत मेरे सामने, और मैं अपनी जिंदगी देखकर खुश हो जाऊं। कैसे खुश हो जाऊं। जब आपने किसी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो भी उस जगह पर जो जगह मेरी होनी चाहिए। रूमी खान अपने हक के लिए कभी लड़ती नहीं है, कभी मांगती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना मैं अपना हक ऐसे किसी को दे दूं। अधृत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कितना वक्त,
बस उसके इतना कहते ही रूमी चुपचाप उसे देखने लगी। अद्रित फिर से दोहराया, कितना वक्त माशूका, जवाब चाहिए मुझे। रूमी बिना किसी भाव के बोली, 48 घंटे चौहान साहब, 48 घंटे दिए मैंने आपको, और अगर तब तक आपने मेरे बिखरती हुई उम्मीद को संभाला नहीं तो चौहान साहब मैं आपको छोड़कर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने साथ नहीं रख पाएंगे। मेरे मुंह से अपना नाम सुना बहुत पसंद है ना आपको। शहजादी रूमी खान का वादा है आपको, 48 घंटे तक आप मेरे मुंह से अपना नाम नहीं सुनेंगे। अधृत ने बिना कुछ बोल रूमी को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसने बस रूमी के सर से अपना सिर जोड़ लिया। उन दोनों की नजरें आपस में उलझी हुई थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, कोई भी अपनी नजर झुकने को तैयार नहीं था। उस शांति को तोड़ते हुए अधृत तेज आवाज में बोला, अधृत चौहान का एक वादा है तुमसे माशूका, 48 घंटे के अंदर तुम वो देखोगे जो तुम कभी भूलोगे नहीं, और वो होगा जो कभी कोई भूल सकता नहीं। याद रहे तुम्हारे लिए 48 घंटे मेरे हैं। रूमी धीमी सी आवाज में बोली, मेरे दिए 48 घंटे आपके हैं और मैं तब तक आपसे दूर तो। अधृत बीच में बोला, तुम शर्त रखो माशूका, मंजूर है मुझे, लेकिन दूर जाने की बात भी अपनी जुबान पर लो तो तुम्हें अपने कमरे में कैद करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद का रूमी कोई जवाब नहीं दे पाए। वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। अब उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी एक नौकर वहां पर आकर बोला, चौहान साहब वो वामिका मैडम आपको बुला रही है। ये सुनते ही रूमी 2 कदम पीछे हट गई। वो कड़वाहट भरे लहजे में बोली, जाइए चौहान साहब, आपकी बीवी ने आपको बुलाया है, जाइए। बोलते हुए चुपचाप अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। अधृत ने कुछ पल उसे देखा और वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रूमी वापस वही पानी के पास बैठ गई। वो तेज आवाज में बोली, सुनो। उसके इतना कहते ही वो नौकर जो अभी वहां पर अधृत को बुलाने आया था, उसने एक बार रूमी की तरफ देखा। रूमी एक नजर उसे देखकर बोली, मैं यहां पर हूं, किसी को पता ना चले। उसकी बात सुन नौकर ने बस हल्का सा सिर झुका लिया और वहां से चला गया। रूमी वही पानी के पास लेट गई। उसके बाल स्विमिंग पूल में हल्के हल्के जा रहे थे। वही उसकी ड्रेस भी थोड़ी सी पानी में थी और उसका एक हाथ भी पानी में था। वो चुपचाप वही लेटी हुई ऊपर चांद की तरफ देख रही थी। वही दूसरी तरफ कविश इस वक्त अपने घर पर था और वो हॉल में इधर उधर घूम रहा था। इस वक्त वो वामिका को लगातार कॉल किया जा रहा था, पर वामिका कॉल उठा नहीं रही थी। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। कविश खुद से बोला, कहाँ है ये लड़की? अब तक तो जर्मनी पहुंच गई होगी, फिर ये फोन क्यों नहीं उठा रही? बोलते हुए वो एक बार फिर से वामिका को कॉल करने लगा। तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, मिस्टर चोपड़ा, अभी अभी खबर मिली है कि जर्मनी के लिए जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी वामिका मैडम के नाम से, उसमें वामिका मैडम थी नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। ये सुनते ही कविश के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो धीरे से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय कोई दूसरी लड़की थी? मेरी बेटी कहाँ पर है? वो आदमी कुछ पल रुक कर बोला, मिस्टर चोपड़ा को श्लोक सर एयरपोर्ट से वही वामिका मैडम को कहीं लेकर गए थे। ये सुनते ही कविश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। बेंगलुरु, इंडिया, अगला दिन, चौहान विला। रूमी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसने धीरे धीरे अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वो अभी भी स्विमिंग पूल के पास ही लेटी हुई थी। रूमी एकदम से उठकर बोली, यहीं पर आंख लग गई मेरी और मुझे पता भी नहीं चला, कहते हुए अपने अपने सर पर हाथ रख लिया। रूमी की लवेंडर ब्लू आंखें चारों तरफ घूम रही थी। इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। शायद कल रात से उसे किसी ने डिस्टर्ब किया ही नहीं था। रूमी जल्दी से उठी और वो तुरंत वहां से चली गई। वो अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, लिसन रूमी खान। ये सुनते ही रूमी के कदम एकदम से ठहर गए। उसने मुड़कर वामिका को देखा जो उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, यस बोलो। वामिका उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, कब जा रही हो तुम यहां से? तभी रूमी बोली, कोई प्रॉब्लम है? वामिका अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है मुझे और तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। जिस इंसान की वजह से तुम यहां पर रहती हो उसकी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारे यहां पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, सो निकल जाओ यहां से। उसकी बात सुन रूमी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल वामिका को कंफ्यूज कर रही थी। वो सवालिया नजरों से रूमी को देख रही थी। रूमी उसके अनकही सवाल का जवाब देते हुए बोली, वामिका चोपड़ा, अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया बनाना गलतफहमी का गुब्बारा नहीं। और एक बात,
चौहान साहब ने नहीं बोला है मुझे कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो जब तक वो नहीं बोलते तब तक मैं तो नहीं जाने वाली। अब इसके बाद तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा दिमाग। बोलकर वापस जाने के लिए मुड़ गई। वामिका तेज आवाज में बोली, और अगर चौहान साहब बोले तो तुम यहाँ से चली जाओगी? रूमी बिना उसकी तरफ मुड़े बोली, बिलीव मी मिसेस वामिका चोपड़ा, चौहान साहब ने अगर अपनी आंखों से मुझे इशारा भी कर दिया ना जाने का, वापस लौटकर नहीं आऊंगी, लेकिन इस बात का फायदा तुम नहीं उठा सकती, और क्यों नहीं उठा सकती वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। बोलकर वहां से चली गई। वहीं वामिका बस उसे जाते देखती रह गई। थोड़ी देर बाद रूमी किचन में थी, वो अपना काम कर रही थी। तभी आरुष उसके पास आकर बोला, रूमी तुम यहाँ से जा रही हो, तुम अब यहाँ पर और नहीं रह सकती। ये सुनते ही रूमी ने सवालिया नजर से उसे देखा। आरुष गहरी सांस लेकर बोला, लिसन, तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, थिंक अबाउट इट, ओके, यहाँ नहीं रहोगी तुम। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, और तुम्हें ये हक किसने दिया आरुष कि तुम ऐसा कुछ डिसाइड करोगे? ये मेरी लाइफ है, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। आरुष गुस्से में बोला, क्या करना है तुम्हें? यहाँ पर रहकर अपनी बेइज्जती करवानी है। कभी अधृत चौहान तुम्हें बेइज्जत करेगा, तो कभी उसकी बीवी। लिसन, मैं नहीं चाहता कि। रूमी बीच में बोली, तुम्हारे चाहने न चाहने से फर्क नहीं पड़ता है आरुष चौहान, मेरी जिंदगी, मेरे फैसले बस। अपनी जिंदगी पर अपनी मर्जी चलाना सबकी चाहत होती है, और ये मेरी चाहत है। मेरी चाहत पर अपना हक जताना बंद कर दो, समझ में आई मेरी बात? आरुष उसे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, जब तक मुंह के बल नहीं गिरोगी ना, तब तक अकल नहीं आएगी तुम्हें। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। रूमी धीमी सी आवाज में बोली, 48 घंटे हैं आरुष तुम्हारे भाई के पास और उनके किए हुए इजहारे इश्क के पास। अगर संभाल लिया तो सब संभल जाए, और अगर नहीं संभाल पाए तो इस बार रूमी खान नहीं रुकेगी, और ये सच है। वही दूसरी तरफ कविश इस वक्त श्लोक के सामने खड़ा था। वो उसे बुरी तरह घूर रहा था। श्लोक गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता था कि वो अधृत चौहान के पास चल जाएगी, अगर पता होता तो मैं उसे खुद जर्मनी। कविश बीच में बोला, मैंने उसे भेजा था श्लोक, मैंने भेजा था मेरी बेटी को, तुमने बीच में आने की गलती क्यों की? हम अभी के अभी चौहान विला जाएंगे और मैं मेरी बेटी को वापस लाऊंगा किसी भी कीमत पर। श्लोक गहरी सांस लेकर बोला, मैं भी चलूंगा। कविश उससे बोला, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बीच में आने की। बोलकर वो वहां से निकल गया। श्लोक खुद से बोला, वामिका इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? मैंने बोला था कि मैं सब कुछ सही करूंगा, इस लड़की ने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? इधर चौहान विला में वामिका गुस्से में गेस्ट रूम में घूम रही थी। वो कल यहाँ पर आ चुकी थी और कल से उसने अधृत को नहीं देखा था। पता नहीं कहाँ पर था, क्योंकि वो चौहान विला में था ही नहीं। ऊपर से वो अधृत के कमरे तक भी नहीं गई थी अभी तक। उसे जल्द से जल्द अधृत के कमरे में जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसे रूमी को यहाँ से निकालना था। वामिका धीरे से बोली, अगर चौहान साहब मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं खुद जा सकती हूँ। अब तो मेरे पास हक भी है, तो मुझे रोक भी नहीं सकता कोई। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर सीधे गेस्ट रूम से निकल गई। वामिका को पता था कि अधृत का कमरा कहाँ पर था। उसने अधृत का कमरा सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखा था। वामिका जल्दी से ऊपर गई, अधृत के कमरे के पास पहुंची और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई, तभी नीचे से एक तेज आवाज आई। वो खुद से बोली, ये कैसी आवाज थी? बोलकर वो जल्दी से रेलिंग के पास गई और उसने नीचे हॉल में कविश को देखा। वही कविश के सामने रोनित खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वामिका खुद से बोली, पापा यहाँ पर। बोलकर वो तुरंत नीचे चली आए। इधर रोनित बिना किसी भाव के बोला, क्या बात है मिस्टर चोपड़ा? मुंह उठाकर चौहान विला में आने का शौक चढ़ गया। नया शौक है क्या? कविश उससे बोला, मुझे पता है कि मेरी बेटी यहाँ पर और मुझे। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोनित के पीछे वामिका की तरफ चली गई, जो अब तक नीचे आ चुकी थी। कविश रोनित को एक तरफ करके सीधे वामिका के पास जाकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? इस अधृत चौहान ने या फिर इनमें से किसी ने कुछ किया तो नहीं? वामिका धीरे से बोली, पापा वो एक्चुअली मैं ठीक हूँ, जस्ट रिलैक्स। कविश गुस्से में बोला, कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? मुझे पता चल रहा है तुम जर्मनी नहीं गई हो, तुम इंडिया में ही। और श्लोक, उसे माफ नहीं करूंगा, चलो तुम मेरे साथ। बोलकर कविश ने वामिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से ले जाने लगा। कुछ पल आगे जाते कविश के कदम रुक गए।
उसने एकदम से मुड़कर वामिका को देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी थी, वो हिलने को तैयार नहीं थी। कविश कंफ्यूजन से बोला, वॉट? चलो। वामिका अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मैं नहीं जाने वाली पापा। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे चौहान साहब चाहिए, और अब जब मुझे मिल चुके हैं, मैं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से। कविश कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय मिल चुके हैं? कुछ नहीं मिला तुम्हें, तुम अभी के अभी चलो यहां से, और इस अद्रित चौहान नाम का भूत अपने सर से उतारो। वामिका चिल्लाकर बोली, मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है उनसे। सुन लिया आपने? फाइनली मुझे वो मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। वामिका की बात सुनते ही कविश हैरानी से उसे देखने लगा। शादी कब, कैसे, कहाँ? इस बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसके आदमी ने सिर्फ और सिर्फ उसे इतना बताया था कि वो इस वक्त चौहान विला में थी और वो कल रात से वहीं पर थी। कविश को लग रहा था कि अद्रित ने उसे जबरदस्ती किडनैप करके रखा है, पर यहाँ पर तो बात ही कुछ और थी। वही वामिका के चिल्लाने की वजह से रूमी वहां पर आ चुकी थी। इस वक्त रूमी और रोनित के अलावा घर पर कोई और था भी नहीं। रोनित तेज आवाज में बोला, तुम दोनों बाप बेटी का ड्रामा खत्म हो चुका हो, तो कविश चोपड़ा निकलो यहां से। कविश उसे घूरते हुए बोला, अद्रित चौहान को बुलाओ अभी के अभी, मुझे मेरी बेटी यहां से वापस लेकर जाना है, किसी भी कीमत पर। वामिका कविश का हाथ पकड़कर बोली, पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव हिम, और मैं यहां पर खुश हूं। और कविश चिल्लाकर बोला, खुश हो तुम? कैसे खुश हो, ये जानते हुए कि अद्रित चौहान की एक मंगेतर है? बोलते हुए उसकी नजर सीधे रूमी की तरफ चली गई। वामिका गुस्से में बोली, कोई मंगेतर नहीं है, मिस्ट्रेस थी। अब इसका काम खत्म हो चुका है और ये यहां से निकलेगी। रूमी वामिका को देखकर बोली, हो चुकी बकवास। अपने बाप से बात कर रही हो तो अपने बाप से बात करो ना। बेवजह मेरे किरदार को मुझे बीच में लाने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत शौक है बीच में लाने का तो मुझे बता दो, मैं खुद करके तुम्हें बता देती हूँ कि मेरी जरूरत है या नहीं, या फिर मेरा काम कितना बचा है। वामिका उसे देखकर बोली, एक्चुअली सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा रूमी खान, और तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा। तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए, तुम्हारी जगह नहीं है यहां पर। आई थिंक मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। बोलते हुए उसने रूमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। रूमी बिना किसी भाव के अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से वामिका को देख रही थी, मानो उसे किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। इधर रोनित ने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया और वापस उसने रूमी की तरफ देखा। वामिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, निकलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहां से मैं निकाल दूंगी, पहले तुम दफा हो। बोलकर वो उसे खींचते हुए सीधे में गेट की तरफ ले जाने लगी। कविश धीरे से बोला, ये लड़की क्यों गलती कर रही है? क्या करूं मैं इसका? कहीं ना कहीं कविश को पता था कि ये सब कुछ अद्रित चौहान की प्लानिंग थी। वो जानता था उसने अद्रित की आंखों में रूमी के लिए जो देखा था, वो शायद ही उसकी आंखों में किसी और के लिए आ सकता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही वामिका रूमी को देखकर बोली, गेट लॉस्ट। बोलकर उसने झटके से रूमी को धक्का दिया। उसके धक्के की वजह से रूमी 2 कदम लड़खड़ाई, पर उसके शरीर का एक भी हिस्सा जमीन को छू पाता उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। रूमी ने अपनी नजर उठाकर देखने की जहमत नहीं उठाई थी। आखिर उसे छूने वाला, उसे संभालने वाला था कौन? क्योंकि वो उस इंसान को अच्छे से समझ सकती थी कि आखिर वो कोई और नहीं बल्कि उसके चौहान साहब थे। कविश, रोनित और वामिका तीनों की नजरें अपने सामने खड़े अधृत की तरफ थी, जिसे रूमी को कमर से पड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसके तरफ देख रहा था। रूमी धीमी सी आवाज में बोली, कमाल करते चौहान साहब, सबसे पहले रास्ते में कांटे बिछावाए, पर संभालो ऐसे कि आपने एक मुझे। अधृत बीच में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी बात सुन रूमी बस कड़वाहट से मुस्कुरा दी। उसने एक बार भी अधृत की तरफ नहीं देखा। अधृत ने रूमी को सीधे खड़ा किया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी थी, शायद बाहर से नहीं थी, पर अंदर से जो जख्म उसे मिल रहे थे, उस जख्मों का हिसाब अधृत कैसे देगा, ये बात शायद अधृत भी नहीं जानता था। वामिका अचानक से बोली, चौहान साहब आपने बताया क्यों नहीं इसे? आपने मुझसे कहा था ना कि ये चली जाएगी। अधृत उसे देखकर बोला, जाएगी पर अभी नहीं। ये सुनते ही रूमी ने एकदम से अधृत को देखा। जाएगी, ये शब्द उसके दिमाग में घर करने लगा था। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि अधृत सच में उसे दूर करने वाला था, और रूमी जानती थी कि अगर अधृत ने अपने मुंह से ये बात बोली थी तो रुक नहीं सकती थी।
वामिका कुछ पल रुक कर बोली, मतलब जाएगी, पर अभी क्यों नहीं? अधृत अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, क्योंकि आज रात को हमारी रिसेप्शन है, राइट? अब अगर ससुर जी यहाँ पर आए हैं, तो फिर रिसेप्शन में भी आएंगे, राइट चोपड़ा? मतलब ससुर जी? कविश उसे घूरते हुए बोला, चौहान मैं जानता हूं कि तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो, मेरी बेटी को, स्टॉप इट। अधृत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सो अब ससुर जी, अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही है आपसे, तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी नहीं देख सकते। उसके बाद सुन वामिका ने एकदम से कविश को देखा, तभी कविश उससे बोला, वॉट? ऐसे क्यों देख रही तुम मुझे? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी खुशी? वामिका बीच में ही बोली, अगर आप सच में मेरी खुशी चाहते हो, तो आप बस चुपचाप रिसेप्शन में आओगे और कुछ नहीं। इसके अलावा आप चौहान साहब को कुछ भी नहीं बोलोगे और मेरी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करोगे। कविश धीरे से बोला, वामिका तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वामिका चिल्लाकर बोली, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ और अब आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। ये सुनते ही कविश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, वो तुरंत वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। अधृत ने बिना कुछ बोले रूमी को एक तरफ किया और कविश को देखकर धीरे से बोला, आ जाना चोपड़ा, रात को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा और देखने के बाद तो कभी भूल नहीं पाएगा। कविश धीरे से बोला, अधृत चौहान छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अधृत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, और मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं। बोलते हुए उसकी सी ग्रीन आंखों में कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। कविश ने कुछ पल उसे देखा और वो गुस्से में वहां से निकल गया। इधर रूमी अभी भी चुपचाप खड़ी थी, वो बिना किसी भाव के अधृत को देख रही थी। तभी अधृत उसे देखकर बोला, माशुका, अगर देखना और दिमाग में बातों का घर बनाने का काम हो चुका तो तुम चलो मेरे साथ। बोलकर उसने रूमी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते तो वहां से ले जाने लगा। वामिका बस उन्हें जाते देखती रह गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।